गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दोबारा से जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसका पार्ट 2। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, कल हम जैसे कि बात कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी के उस कंसर्न में कि कैसे आप जीडीपी जो वगैरह कैसे निकालते हैं, तो फाइनल गुड्स जो होते हैं उसको आप किस तरीके से काउंट करते हैं। तो हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। आप जो लास्ट जो प्रोडक्ट आता है आपके पास, उसे आप किस तरीके से काउंट करते हैं। मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल बुक्स में दे रखा है, जैसे एक फार्मर जो है वो सेल करता है अपना वीट एक फ्लोर मिल को 8 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। ठीक है, और मिल जो है उसको ग्राइंड करती है वीट को और सेल करती है फ्लोर एक बिस्किट कंपनी को 10 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। बिस्किट कंपनी उसको यूटिलाइज़ करती है, यूज़ करती है उस फ्लोर को, और उसमें और भी चीज़ें यूटिलाइज़ करती हैं, शुगर और ऑयल, ताकि वो उसके 4 पैकेट जो है बिस्किट के बन जाए। और फिर वो सेल करती हैं मार्केट में ₹60 यानी ₹15 पर पैकेट के हिसाब से। ठीक है, तो बिस्किट्स जो है आपके फाइनल गुड्स होते हैं दैट रीच द कंज्यूमर्स। तो आपके फाइनल जो गुड्स होते हैं, आपके फाइनल गुड्स जो हैं उससे आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है तो उसमें वो सब चीज़ें आपके इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, तो फाइनल गुड्स में आपकी सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। ये नहीं कि आप जो है आपके फार्मर के बीज का अलग पैसा जोड़ें, फिर आप फ्लोर का अलग जोड़ें, या बिस्किट कंपनी के शुगर ऑयल का अलग जोड़ें। नहीं, आपका जो फाइनल गुड्स आ रहे हैं उससे आप सारा एस्टिमेट लगा सकते हैं। क्लियर? मैं देखूँ नेक्स्ट है आपके राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। हमने कल भी पढ़ा था कैसे प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर में जो है प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और लोग जो है वो इम्पोर्टेंस इस टर्शरी सेक्टर को क्यों देते हैं। ठीक है, वे आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। ये कल ही हमने बात करी थी कि कौन सी जगह हैं जहाँ पे लोग जो है ज़्यादा एम्प्लॉयड होते हैं। ग्राफ आपके दिया गया है आपकी बुक्स में। ठीक है, तो उसका अगर हम रिज़ल्ट निकालें तो वो ये है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के हिसाब से अगर हम देखें तो मोर देन द हाफ ऑफ द वर्कर्स आर इन प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें थर्ड फोर्थ जो प्रोडक्शन करते हैं वो द एम्प्लॉय आर प्रोड्यूसेस लेस देन हाफ ऑफ द पीपल। ये हाफ से भी कम में वो जो लोग होते हैं वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं, नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज दे कुड, यानी प्राइमरी में लगे हुए हाफ से भी ज़्यादा वर्कर्स, लेकिन जितना उनको प्रोड्यूस करना चाहिए उतना वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। जैसे मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इज़ नेसेसरी, यानी जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर फील्ड में लगे हुए हैं, इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा था, ये क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बनता है। सो इवन इफ़ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड, यानी इस एग्रीकल्चर फील्ड में से अगर आप कुछ लोगों को बाहर निकाल लें, वहाँ से काम करने से हटा लें, तो आपके प्रोडक्शन पे जो है कोई भी असर नहीं पड़ता है। या इसको हम कह दें वर्कर्स आर अंडर एम्प्लॉयड, जहाँ पे जो बेरोजगारी आपको दिख रही है। ठीक है, कि लोग जो हैं जितनी ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा लोग वहाँ पे वर्क, यानी अगर हम कुछ लोग हटा लें, यानी 4 जने वर्क कर रहे हैं, अगर हम 2 को हटा भी लें तो आपके जो प्रोडक्शन हो रहा है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, इट विल नॉट बी अफेक्टेड। ठीक है, तो ये वर्कर्स जो होते हैं आर अंडर एम्प्लॉयड। क्लियर? इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी बुक्स में भी दे रखा है, लक्ष्मी के पास 2 हेक्टर लैंड है जो कि आपकी डिपेंडेंट है रेन पे, और जितने भी उसके 5 मेंबर्स हैं वो सब वर्क करते हैं उसके प्लॉट में। ठीक है, यानी सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। यही अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है, वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग आउट ऑल देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल, यानी उनका जो लोग हैं वो सारे ही उसमें लगे हुए रहते हैं, और जितना उनका पोटेंशियल है उससे भी कम जो है वो उनको आउटपुट मिल पा रहा है, यानी जितना उनमें क्षमता है उतना उनको वर्क नहीं मिल पा रहा है, और उनको ऐसे ही वहाँ पे अपना वर्क जो है करना पड़ रहा है, चाहे उनकी ज़रूरत वहाँ पे हो ही नहीं। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ हिडन इन कॉन्ट्रास्ट
to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed। ऐसा वहाँ होता है जहाँ पे किसी के पास जॉब नहीं होता है, वो देखते हैं हम तो अनएम्प्लॉयड होता है, जो बेरोज़गार होता है, ठीक है, जिसके पास कोई काम नहीं होता है, इसलिए वो ऐसे ही बैठे रहने के सिवा जो है वो कुछ काम अपने उस जगह पे करने लग जाता है, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे, तो उसका पोटेंशियल जो है, उसकी जो क्षमता है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन इसमें भी आता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम छुपी हुई बेरोज़गारी भी कहते हैं। ये चीज़ें आपने 9th क्लास में भी पढ़ी है, ठीक है, दोबारा आ रही है आपके कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू एग्ज़ाम में भी समझाना होगा कि जहाँ पे आपको द समवन हु डज़ नॉट हैव अ जॉब एंड इज़ क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड, ठीक है, उसके पास जॉब नहीं होता, वो क्लियरली दिख रहा है कि उसके पास रोज़गार नहीं है, तो ये छिपी हुई बेरोज़गारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आप इसको कह सकते हैं। और अगर हम देखें तो द इनकम्स ऑफ द पीपल हु टेक अप अदर वर्क वुड इंक्रीज द टोटल फैमिली इनकम। तो अगर आपके इस तरीके से प्रॉब्लम है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपकी फैमिली की जो इनकम है उसको बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं कि कुछ लोगों को आप दूसरा काम में लगा दें। इससे क्या होगा, आपके टोटल फैमिली जो इनकम होगी वो बढ़ जाएगी, बजाय आप सारे ही एक जगह पे काम करें और जबकि यूटिलाइज नहीं करना इतने लोगों को वहाँ पे, तो बजाय आप दूसरा उनको वर्क दे सकते हैं ताकि आपकी फैमिली की इनकम इंक्रीज हो जाए। जैसे हम देखते हैं कि वी कैन सी एंड सम अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर, जैसे कि आप सर्विस सेक्टर के हम बात करें, इंडस्ट्री सेक्टर भी कहते हैं ना, हम लोग कल पढ़ा था हमने, तो उसमें आपके कैजुअल वर्कर्स होते हैं, स्ट्रीट जो पुशिंग कार्ट वो लोग वर्कर्स भी होते हैं। दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल, पूरा दिन ये लोग लगे रहते हैं लेकिन उनको जो है बहुत कम जो है यहाँ पे अर्निंग मिलती है, ठीक है। दे आर डूइंग दिस वर्क, दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़। क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इसलिए उनको जो है ये काम करना पड़ता है। तो उसके लिए ज़रूरत है कि इन लोगों के लिए कुछ किया जाए। तो हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, तो कैसे आप ज़्यादा रोज़गार दे सकते हैं इन लोगों को। तो गवर्नमेंट कैन इंक्रीज वेल्स, मेक डैम्स, कैनाल्स फॉर इरिगेशन, इन्वेस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज जो सेंटर्स होते हैं वो बना सकती हैं, बेटर रूरल रोड्स बना सकती है, नीड फर्टिलाइजर्स, इक्विपमेंट्स एंड पंप सेट्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर गवर्नमेंट इन लोगों को एग्रीकल्चर फील्ड में या ट्रांसपोर्टेशन या इरिगेशन के लिए आपको ये फैसिलिटीज़ दे दे तो इनकी इनकम बढ़ सकती है एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है। एंड कांट अफोर्ड बीइंग पुअर सो बोरो मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट, क्योंकि बहुत से अगर गवर्नमेंट अगर ऐसा कर दे तो इनको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग गरीब हैं। बीइंग पुअर दे कांट अफोर्ड, ठीक है, क्योंकि वो लोग गरीब हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, वो बोरो करते हैं, मनी उधार लेते हैं उन लोगों से, मनी लेंडर्स से, और वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पे। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती हैं आपके, कि गवर्नमेंट जो है लोकल जो बैंक्स होती है वो आपको क्रेडिट दे सकती है एट रीज़नेबल रेट, शी कैन बाय। ये शी मैंने यहाँ पे इसलिए यूटिलाइज़ करा क्योंकि लक्ष्मी और ये जो है इसका आपको एग्जाम्पल दे रखा है बुक्स में कि वो जो है किस तरीके से जो है लोगों से पैसा उधार लेती है और वो अपनी सारी इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदती है और किस तरीके से वो और ज़्यादा जो है इंटरेस्ट रेट के द्वारा जो है और वो उसके ऊपर कर्जदार बन जाती है, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल्स दिए गए। तो गवर्नमेंट को ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवानी चाहिए। लोकेट इंडस्ट्रीज़ इन सेमी रूरल एरियाज़, ओपन कोल्ड स्टोरेज जो है वो भी उनको जो है खोलने चाहिए गवर्नमेंट को। जो फॉरेस्ट एरिया का अगर हम देखें तो हनी कलेक्शन सेंटर्स भी होने चाहिए ताकि जो वाइल्ड हनी जो लेकर के आते हैं ये लोग फॉरेस्ट एरिया से तो वो लोग वो कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप हम देखें, इंडिया की 46.9% बिलोंग्स टू द एज ग्रुप 5 to 29 ईयर्स के जो लोग होते हैं वो इसमें आते हैं। इनमें से भी आपके आउट ऑफ दिस ओनली 52% आर अटेंडिंग एजुकेशन। इतने परसेंट में से सिर्फ 52% ही लोग जो है आपकी शिक्षा या एजुकेशन प्राप्त करते हैं। तो
मैनी ऑफ देम आर चाइल्ड लेबरर्स, बाकी सारे जितने भी रेस्ट ऑफ देम आर चाइल्ड लेबरर्स, यानी वो बाल मजदूरी करते हैं, बाल मजदूर हैं, ठीक है। इफ़ दीज गो टू स्कूल वी नीड मोर फैसिलिटीज़, यदि ये जो हम बात कर रहे हैं 52% की, तो उसके अलावा जितने भी बचे हुए हैं, जितने परसेंट लोग हैं, वो रेस्ट ऑफ देम आर चाइल्ड लेबर्स हैं। तो अगर इनके लिए स्कूल्स खोला जाए तो हमको फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी किसकी, टीचर्स की, ठीक है। एज एग्जाम्पल दूसरा हम देखें, हेल्थ अगर हमको देनी है अच्छी लोगों को, तो हमको ज़रूरत पड़ेगी वी नीड डॉक्टर्स, ठीक है। तो जॉब्स कैन बी क्रिएटेड, तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट जो है आपकी जॉब्स क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गई गवर्नमेंट किस तरीके से आपके जॉब्स क्रिएट कर सकती है ऐसे लोगों के लिए, ठीक है, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, ठीक है। एवरी स्टेट हैज़ पोटेंशियल टू इंक्रीज द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, हर एक स्टेट के पास अपनी क्षमता होती है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा था, जो आपके रिसोर्सेज उसकी बात करी थी, डेवलपमेंट की बात करी थी, ठीक है। तो हर एक स्टेट के पास ये पोटेंशियल या क्षमता होती है ताकि वो अपनी इंक्रीज़ कर सकती है अपनी इनकम को अपने स्टेट की, और एम्प्लॉयमेंट बेरोज़गार भी वो रोज़गार जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी इंक्रीज़ कर सकती है। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट, माना कि गवर्नमेंट ऐसा इंक्रीज़ कर सकती है, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं क्या क्या करना चाहिए, लेकिन ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए टाइम बहुत लगेगा इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो वी नीड क्विक मेजर्स, क्विक होने चाहिए आपके तरीके, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपके राइट टू वर्क इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं आपको स्टार्ट किया गया था, उसके बाद उसमें एक्सटेंड कर दिए गए 130 डिस्ट्रिक्ट और जोड़ दिए गए थे। तो रिमेनिंग जो है बचे हुए जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स थे वो सब उसमें इंक्लूड कर लिए गए 1 अप्रैल 2008 से, जो कि हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसको हम नरेगा कहते हैं 2005 में, ठीक है। 100 डेज़ का जो आपको एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें एग्री किया गया। इफ़ गवर्नमेंट फेल्स इट विल गिव यू अलाउंसेस, अगर गवर्नमेंट नहीं देती है 100 दिन का रोज़गार, तो उसके लिए आपको बेरोज़गारी भत्ता भी गवर्नमेंट देती है। तो ये हो गया नरेगा। इसमें क्वेश्चन आपके बनता है कब स्टार्ट हुआ, इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, और ये कितने स्टार्टिंग में जो है 200 डिस्ट्रिक्ट्स, और उसके बाद कौन जोड़े गए और कब से सब में शुरू हो गया, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके सेक्टर्स की बात करेंगे हम, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर वे द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी एक तो हमने जितने भी सेक्टर्स पढ़े अभी, ठीक है, उसके बाद आपके ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमने अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहले हम ऑर्गेनाइज सेक्टर को पढ़ते हैं, ठीक है। वे द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड एश्योर्ड वर्क, यहाँ पे टर्म्स जो है कंडीशंस होती है एम्प्लॉयमेंट की वो रेगुलर होती है, ठीक है। एश्योरेंस मिलता है कि हाँ काम है उनके पास, देंगे वो आपको। रजिस्ट्रेशन इनका होता है गवर्नमेंट के द्वारा, और कुछ रूल्स और रेगुलेशंस इनको फॉलो करने पड़ते हैं। जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस, उनको रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट के फॉलो करने पड़ते हैं। सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होती है, ठीक है, एकदम से नहीं निकाला जाता है, ठीक है। वर्क फिक्स्ड आवर्स, जो वर्क करते हैं उसका फिक्स्ड आवर्स होते हैं, ठीक है। पेड फॉर ओवर टाइम, अगर आप फिक्स आवर्स के अलावा भी काम कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको पैसा मिलेगा। ये हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, अदर बेनिफिट्स में जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर है, आपके वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, पेड लीव आपको मिलती है, पीएफ मिलता है, पेंशन्स मिलती है। तो ये सारे जो है बेनिफिट्स आपके किस में होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अगर हम अनऑर्गेनाइज में देखेंगे, जस्ट इसका ऑपोजिट होगा कि स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट्स होती हैं विच आर लार्ज ली आउटसाइड गवर्नमेंट कंट्रोल, ऐसे छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर रहते हैं, वो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, ठीक है। लो पेड जॉब्स ऑफर नॉट रेगुलर, आपने देखा होगा पैसा भी इनको कम मिलता है, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होता है, जॉब भी रेगुलर नहीं होता है, कोई ओवर टाइम, नो ओवर टाइम, एंड पेड लीव कुछ भी नहीं होती है, हॉलीडेज़ भी नहीं होती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट नॉट सिक्योर, आपके यहाँ पे रोज़गार सिक्योरिटी नहीं है, लीव भी नहीं मिलती है बिना रीज़न के, ठीक है। ड्यूरिंग सम सीजन्स में कुछ काम भी नहीं होता है कुछ सीजन्स में, और जैसे आपके डेली जो वर्कर्स होते हैं, जैसे आपके बारिश के समय जो होता है, जैसे मान लीजिए पेंटर्स वगैरह हैं, तो उस समय नहीं होगा, तो इस सीजन्स के अकॉर्डिंग उनका काम जो है उनको हटा दिया जाएगा। कुछ जो है अपने लैंड पे रखते हैं खेती बाड़ी के लिए, हो सकता है वो सिर्फ बुआई करने के लिए रख ले,
फिर आपके कटिंग करने के लिए रखे, तो इस तरीके से वो अपने जो है हटा दी जाते हैं। तो ये हो गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर हुआ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे आपने देखा जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो ये सब चीज़ें नहीं है, तो उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऐसे लोगों को जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ठीक है। तो लैंडलेस लेबर्स और ये सब जो होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स, कारपेंटर्स, ये सब इसमें आते हैं, स्मॉल वीवर्स वगैरह। 80% जो रूरल हाउस होल्ड्स होते हैं वो सब स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स इसमें आते हैं, ठीक है। नीड टू बी प्रोटेक्टेड, क्योंकि ये सारे जो मार्जिनल फार्मर्स वगैरह इनको ज़रूरत है हमको प्रोटेक्ट करने की। ये तो हम रूरल एरिया की बात करें। अब अर्बन एरियाज़ में देखें तो वहाँ पे भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो होती है, कैजुअल वर्कर्स होते हैं, और कंस्ट्रक्शन जो कंस्ट्रक्शन वर्क में जो मजदूर होते हैं वो स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, ये सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो मेजॉरिटी जो है इन वर्कर्स में से फ्रॉम SC, ST एंड OBC इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम दोबारा से बात कर रहे हैं अगर इकोनॉमिक्स के उस कंसर्न में, तो आपके जो है सोशल और इकोनॉमिकल, जैसे हमने पढ़ा सोशल और इकोनॉमिकल दोनों ही आपके जो है एस्पेक्ट आपको देखने पड़ते हैं, क्योंकि SC, ST, OBC जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा लोग होते हैं ऐसे वर्कर्स, तो आपके उनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है उनको झेलना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आपको सोशल और इकोनॉमिकल दोनों ही कंसर्न से इन लोगों को जो आगे बढ़ाना होता है। तो ये हो गया आपके ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप इन लोगों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ज़रूरत है इन लोगों के लिए गवर्नमेंट जो है कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना दे, कुछ नई स्कीम्स कर दे। नेक्स्ट इसके अलावा एक और सेक्टर आता है आपके सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप, ठीक है, कि जिसके हाथ में हैं इस पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो पहले हम पब्लिक सेक्टर की बात कर लें। गवर्नमेंट ओन्स असेट्स एंड इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। गवर्नमेंट के अंडर में होता है सारी चीज़ें इसके अंडर में, और रेस्पॉन्सिबल कौन होगी आपकी इनकी सब चीज़ों के लिए, सर्विसेज देने के लिए आपकी गवर्नमेंट, क्योंकि ये पब्लिक के लिए है, लोगों के लिए है, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार हो। जैसे रेलवेज है, पोस्ट ऑफिस है, आपके एग्जाम्पल्स है गवर्नमेंट के और पब्लिक सेक्टर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके गवर्नमेंट सपोर्ट्स, गवर्नमेंट बियर सम ऑफ द कॉस्ट, ठीक है, यानी जितना भी खर्चा होगा सब चीज़ें कौन उठाएगा, गवर्नमेंट। जैसे आपके राशन शॉप है, उसमें आपके आपने पढ़ा था आपके इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में कि कैसे जो है फेयर प्राइस पे जो है गवर्नमेंट लेती है किसानों से, कैसे वो उनको FCI वगैरह से कैसे वो कंट्रोल करवाती है, और राशन शॉप्स जो है उसके थ्रू जो है जो गरीब लोग होते हैं उनको देती हैं। फिर नेक्स्ट आपके हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर में जैसे कौन ऑन करेगा, इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल, कुछ एक व्यक्तियों के हाथ में हो सकता है या कंपनी के हाथ में हो सकता है। जैसे आपके टिस्को और जो रेल की बात करें तो टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये आपके प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट कैन encourage and help these private companies so that everyone can afford। गवर्नमेंट अगर इनको encourage कर दे, इनको efforts दे दें, तो ये लोग भी अपने इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, रीजनेबल प्राइस पे सब चीज़ें अवेलेबल कराने के लिए। नेक्स्ट है आपके जो आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आपके हेल्थ और एजुकेशन की बात करते हैं हम। तो ये ज़रूरत होती है प्राइमरी एक्टिविटीज़ की, हेल्थ और एजुकेशन, जिसमें आप फूड की बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपके इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट होती है, जिससे आपके शिशु मृत्यु दर ज़्यादा होती है, तो उसके लिए आपके क्वालिटी जो है फूड की वो अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ तब अच्छी होगी जब आपके पास फूड अच्छा होगा। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हेल्थ और एजुकेशन होते हैं, जो गवर्नमेंट का काम होता है सब लोगों को सप्लाई करवाना, ठीक है। तो ये आपका जो है गवर्नमेंट का काम होता है, तो पब्लिक सेक्टर में ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये हो गया आपके पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं और ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको इसके भी नोट्स कंप्लीट कर लेने हैं। क्लियर बेटा?